नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम रंजन आप सभी का जीएस गुरु स्वागत करता हूं पुनः आप सभी का एक बार प्रवीण मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हमारा जो टॉपिक है वो उत्तक चल रहा है और उत्तक में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है। तो उत्तक में हम लोग पादप उत्तक के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग जंतु उत्तक करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, पादप उत्तक और जंतु उत्तक में बहुत फर्क है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि पादप उत्तक जो है वो पादप कोशिकाओं का बना होता है और जंतु उत्तक जंतु कोशिकाओं का बना होता है। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो उत्तकों का जो संरचना होगा, जो उसका कार्य होगा, वो सब उसके कोशिकाओं पे निर्भर करेगा। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी विलंब का आज हम लोग शुरू करते हैं अपना जंतु उत्तक। तो देखिए, जंतु उत्तक जो है दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें हम लोगों में जो जितने भी जंतु हैं उनमें अगर हम बात करें तो उनमें कितने प्रकार के उत्तक होंगे। तो हम लोगों में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम लोग क्या है, एक बहुकोशिकीय जंतु के अंतर्गत आते हैं। और हम लोगों के शरीर में क्या है दोस्तों, तो विशिष्ट कार्य करने वाले कोशिकाओं का एक समूह होता है। तो वो विशिष्ट कार्य करने वाले जो कोशिकाओं का समूह है वही क्या बना लेंगे, वही उत्तक बना लेंगे। तो हम लोगों में क्या है दोस्तों कि हम लोगों में जो अधिकांशतः जो जंतु उत्तक है, जंतु उत्तक में अधिकांशतः जो आपको मिलेंगे कोशिकाएं वो कैसी मिलेंगी, तो आपको जीवित कोशिकाएं मिलेंगी। जबकि हम लोग जब पादप उत्तक पढ़ रहे थे तो पादप उत्तक में हम लोगों ने देखा था कि अधिकांशतः जो उनकी क्या थी, कोशिकाएं थी, वो मृत थी। जबकि जंतु में हमें अधिकांशतः क्या मिलेगा, अधिकांशतः हमें जीवित मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हम लोगों में जंतु उत्तक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों में मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। मेनली हम लोग 4 टाइप्स पढ़ेंगे, मुख्यतः 4 प्रकार की हम लोग उत्तक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हो जाएगा हमारा उपकला उत्तक, दूसरा हो जाएगा हमारा संयोजी उत्तक, तीसरा हमारा पेशी उत्तक और चौथा हमारा तंत्रिका उत्तक हो जाएगा। तो बारी बारी से हम लोग सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे पूरा का पूरा एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें जो मुख्यतः हम लोगों ने 4 प्रकार देखा, उस 4 प्रकार के अंदर भी हमें कुछ वर्गीकरण देखने को मिलता है। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे है। तो मेनली दोस्तों आप क्या कहिएगा, मेनली आप कहिएगा सर 4 प्रकार का। पहला आप कहिएगा उपकला उत्तक, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू कहिएगा। दूसरा आप कहिएगा पेशी उत्तक, ठीक है, ये मस्कुलर टिश्यू हो गया। तीसरा आप कहिएगा संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और चौथा आप कहिएगा तंत्रिका उत्तक, ठीक है, ये नर्वस टिश्यू हो गया दोस्तों। तो मेनली ये 4 प्रकार है और इसी 4 प्रकार के अंदर भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। ठीक है, और सबका कार्य आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में मुख्यतः कार्य से संबंधित प्रश्न पूछते हैं या फिर कौन सा उत्तक कौन से भाग में पाया जाता है, कौन से अंग में पाया जाता है, इससे भी संबंधित प्रश्न रहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा है सबसे पहला जो आज का हमारा उत्तक होगा वो होगा उपकला उत्तक। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, बोलिए जरा। उपकला उत्तक होगा, एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये उपकला उत्तक क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, इन सभी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, ये जो उपकला उत्तक है ये क्या करता है। ठीक है, तो यह जो है हमारे शरीर का जो एक सुरक्षात्मक जो परत है, आप समझिए कि जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, तो वह लेयर बनाने का काम करता है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम इसके थोड़ा सा इसके संरचना को समझते हैं। तो आप देखिएगा कि इस प्रकार से आपको जो है एक नीचे एक बेसमेंट टाइप का कुछ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो नीचे पहले बेसमेंट बनाते हैं। तो एक बेसमेंट टाइप का ये दोस्तों हम बना लिए। और इस बेसमेंट के ऊपर, ठीक है, ये जो बेसमेंट है हमारा, इस बेसमेंट के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको जो है कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये कोशिका हो गया दोस्तों, ये हमारा कोशिका हो गया। देखिए,
और सभी कोशिकाओं के अंदर क्या है, तो यहाँ पर हम बना दिए हैं गोलमटोल केंद्रक बना दिए दोस्तों, ठीक है, दिख रहा होगा आप सभी को। तो आप यहाँ पर देखिए कि नीचे एक बेसमेंट है और इस बेसमेंट के ऊपर क्या रखा हुआ है, इस बेसमेंट के ऊपर जो है आपको कुछ कोशिकाएं नजर आ रही हैं, ठीक है। और कोशिका आप कहिएगा सर आप सब बहुत सारा कोशिका बना दिए हैं, क्योंकि हम लोग उत्तक पढ़ रहे हैं और उत्तक क्या होता है, तो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है, तो समूह तो लेना ही पड़ेगा ना। तो ये हम लोग एक समूह बना दिए और इस प्रकार का संरचना आपको जहां दिख रहा है वो कौन सा है, वो दोस्तों आपका उपकला उत्तक हो जाएगा, ठीक है। यही आपका एपिथेलियल टिश्यू हो गया, उपकला उत्तक हो गया। अब देखिए ये करेगा क्या, तो आप देखिए सबसे पहले तो सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करेगा। अब आप कहिएगा कि किससे सुरक्षा प्रदान करेगा, तो देखिए दोस्तों जो हमारा शरीर है उसमें चोट लग गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई सूक्ष्म जीव हमला कर रहे हैं हमारे शरीर पर, तो इस प्रकार से कोई चोट वोट हो गया, कोई यांत्रिक क्षति हो गई, यांत्रिक चोट हो गया जो बाहरी हमें लगता है, कोई सूक्ष्म जीव रोगाणु हम पे क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजों से हमारे शरीर को बचाने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम, सुरक्षा देने का काम कौन करता है, उपकला उत्तक करता है, ठीक है। तो सुरक्षा वाले में आप क्या लिखिएगा, सुरक्षा वाले में आप स्किन लिख दीजिएगा, त्वचा लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब आपसे अगर पूछता है कि त्वचा में किस प्रकार की उत्तक पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि त्वचा में उपकला उत्तक पाई जाती है, क्योंकि यही हमें यांत्रिक चोट से, रोगाणुओं से ये सबसे पहले बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। फिर देखिए दोस्तों दूसरा है हमारा अवशोषण, ठीक है, अवशोषण। तो ये अवशोषण किसका करेगा और कौन करेगा, तो आप बताइए कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे भाग क्या नहीं होते हैं जो जरूरी आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या करता है, अवशोषण करता है। तो आप कहिएगा सर बिल्कुल होता है। तो हमारे शरीर के अंदर मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि उपकला उत्तक जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहरी ही जो आप त्वचा देख रहे हैं सिर्फ वही उपकला उत्तक है, वो तो है ही, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी उपकला उत्तक मौजूद होता है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि बस त्वचा में क्या है, उपकला उत्तक है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम देखें कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दोस्तों, आप कहिएगा आंत, ठीक है, आंत जो हो गया दोस्तों, जो इंटेस्टाइन है हमारा, तो वो क्या करता है, वो पोषक पदार्थों को, जब आप खाना खाते हैं, जब उसका पाचन होता है, तो पाचन के बाद जब पोषक पदार्थों का अवशोषण हो रहा है, वो अवशोषण किसके माध्यम से हो रहा है, आंतों में ही तो हो रहा है। तो आंतों में हम क्या देख लेंगे, हम वहां पर भी देख लेंगे उपकला उत्तक देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्राव, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्राव। तो स्राव में जो सिक्रेट करेगा, जो निकलेगा, जो स्रावित होगा, आप कहिएगा सर क्या स्रावित होगा, तो देखिए दोस्तों कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, तो ये सब क्या होता है, ये सब स्रावित होता है। तो जहां से भी ये सब स्रावित होगा वैसे अंगों में भी आप क्या कहिएगा, वैसे में भी आप कहिएगा कि क्या पाया जाता है, उपकला उत्तक पाया जाता है, ठीक है। और लास्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं उत्सर्जन और निस्पंदन। तो शरीर से जो उत्सर्जन, जो अनावश्यक पदार्थ है उसका जो उत्सर्जन हो रहा है, जैसे पसीने का ही उत्सर्जन ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, तो पसीने का जो उत्सर्जन हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ये तो हमारे शरीर से जो पानी है वो निकल रहा है बाहर, तो ये भी किसके माध्यम से होगा, ये भी हो जाएगा आपके उपकला उत्तक के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शॉर्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़े उपकला उत्तक में। उपकला उत्तक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यह एक सुरक्षात्मक अवरोध बनाते हैं और आंतरिक अंगों, आंतरिक अंग जो भी है हमारा, आंतरिक अंगों और गुहाओं को ढकने का काम करते हैं और अवशोषण, स्राव और निस्पंदन में क्या करते हैं दोस्तों, ये सहायता करते हैं। तो जो भी शरीर के अंदर अंग हम देखें जिसके माध्यम से अवशोषण होगा, जिसके माध्यम से स्राव होगा, जिसके माध्यम से उत्सर्जन और निस्पंदन होगा और जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा, उन सभी में आप क्या बोलिएगा, उन सभी में आप उपकला उत्तक बोलिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दोस्तों
उपकला ऊतक जो है, तो इसके इसकी कोशिकाओं के अरेंजमेंट के आधार पर इसका जो, चूंकि हम लोग ऊतक पढ़ रहे हैं, ऊतक बना होता है कोशिकाओं के समूह से, तो जो कोशिकाओं का समूह है उनका जो स्ट्रक्चर होगा, उसकी जो संरचना होगी, ठीक है, जो बनावट होगा और जो उसका अरेंजमेंट होगा, उसके आधार पर इसके भी कुछ टाइप्स है, इसके भी कुछ प्रकार हैं। तो कौन कौन से प्रकार है ये देखिए जरा। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, ये पहला हो गया आपका सरल सल्की। सल्की मीन्स क्या होता है? सल्की मीन्स फ्लैट होता है, चपटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको सिंपल स्क्वामस हो गया, ये फ्लैट होगा, चपटा होगा। मतलब आप देख सकते हैं, आपको नीचे एक बेसमेंट दिखाई देगा, ये दोस्तों एक बेसमेंट हो गया, और इस बेसमेंट के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये आप कहिएगा कि सर ऊपर में दिख रहा है कोशिका। तो एक कोशिका ये हो गया, दूसरा कोशिका ये है, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। और फिर आप देखिएगा नीचे, तो ये बेसमेंट है दोस्तों, थोड़ा सा इसको और डार्क कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। ये आपका बेसमेंट हो गया नीचे। फिर आप देखिए कि सारी कोशिकाओं में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? केंद्रक देखने को मिलेगा। तो ये जो है चपटा है, और चपटा है और एकदम सिंपल वे में है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए? सरल सल्की बोल दिए। सिंपल स्क्वामस हो गया ये सरल सल्की। अब देखिए दोस्तों, जब हम क्या, ये जो हमारा सल्की था, ठीक है ना, ये जो अभी हम सल्की जो फ्लैट बनाए, जो चपटा हम बनाए हैं, जब उसी के ऊपर और भी कुछ परत आकर के बैठने लग गई, मतलब ये एक नीचे वाला परत हो गया आपका, ये एक नीचे वाला परत है, ये परत हो गया, एक और परत आकर के बैठ गया, इसके ऊपर फिर से एक परत है दोस्तों, फिर इसके ऊपर एक परत है। तो परत दर परत जब बैठने लग गया, मतलब कि जब इसी के ऊपर और भी परतें आकर के जब बैठने लग जाएंगी, ठीक है, तब आप इसको क्या कहिएगा? तब आप कहिएगा कि सर ये लेयर बना लिया, ठीक है। ये देख रहे हैं ना, एक जो दीवार होता है, कुछ उस तरीके का ये संरचना बन गया, और सभी के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो सभी क्या है? सभी तो हमारा कोशिका है, तो इसके बीच में हमें ये केंद्रक देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो दीवार नुमा जो आप संरचना देख रहे हैं, तो ये एक लेयर बना रहा है, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, लेयर बाय लेयर ये बना हुआ है। और एक लेयर को आप हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहते हैं अस्तर, ठीक है। तो ये अस्तर बना लिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दोस्तों अस्तरित सल्की, ठीक है। ये साधारण था, एक ही लेयर था इसमें, तो ये आपका हो गया सरल सल्की। और जब एक से ज्यादा लेयर आकर के उस पर बैठ जाता है, जमा हो जाता है, तब आप उसको कहते हैं अस्तरित सल्की कहते हैं। लेयर बैठ गया उसके ऊपर दोस्तों। अब देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो फिर से देखिए, आप इसमें एक ही लेयर आपको दिखाई दे रहा है। और जब आपको एक ही लेयर दिखाई देगा, याद रखिएगा दोस्तों, जब आपको सिंगल लेयर दिखाई देगा, ठीक है ना, सिंगल और सिंपल, जो सिंगल होते हैं वो सिंपल होते हैं, और जैसे ही आप मिंगल हो जाइएगा तो हाई फाई हो जाइएगा, समझ जाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो भी सिंगल सिंगल लेयर वाले हैं वो आपको सरल है, वो सब सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? आपका लेयर है, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि घन के आकार का, ये सब आप देख रहे हैं, ये इस घन के आकार का है। नीचे आपका एक बेसमेंट हो जाएगा, बेसमेंट आप इसमें बनाइएगा नीचे, ठीक है, ये बेसमेंट हो गया। और इसके अंदर आपको ये सब क्या देखने को मिल रहा है? ये सब केंद्रक देखने को मिल रहा है। तो एक लेयर है, इसीलिए हम बोलेंगे सरल, और चूंकि सब घन के आकार का है, तो आप क्या बोलिएगा? घनाकार बोलिएगा, ठीक है दोस्तों। सिंगल लेयर होगा तो आप क्या बोलिएगा? सरल। सिंगल लेयर सिंपल होगा, सिंगल लेयर क्या होगा दोस्तों? सिंपल होगा। और ये सब घन के आकार का है, तो आप बोलिएगा घनाकार। ये हो गया सरल घनाकार। जबकि अब देखिए दोस्तों, जब इसी के ऊपर आप एक लेयर जमा करते जाइएगा, परत दर परत बनाते जाइएगा, तब ये क्या हो जाएगा? तब ये अस्तरित हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर एक अस्तर आकर के बैठ गया, लेयर आकर के बैठ गया है, और सब आकार में घन जैसा ही है, तो ये घनाकार ही रहेगा। मतलब कि इसी के ऊपर जमा हो जाने से ये क्या हो गया है? अस्तरित घनाकार बन गया है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं ये सरल स्तंभाकार। देखिए दोस्तों, फिर से वही बात, सिंगल लेयर दिख रहा है,
सिंगल लेयर दिख रहा है तो आप कहिएगा सरल, जैसे ही सिंगल आ जाएगा तो सरल बोलिएगा, सिंगल मतलब सिंपल बोलिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सरल, और इसका बताइए जरा आकार कैसा है, तो आप कहिए सर सब तो स्तंभ के जैसा है, ठीक है ना। कैसा है, सब खंभा की तरह खड़ा है, ये सब खंभा की तरह क्या है यहाँ पर दोस्तों, खड़ा है, ठीक है। चलिए, तो ये जो हो गया, नीचे आप फिर से एक बेसमेंट बना दीजिए यहाँ पे। चलिए, और इसके अंदर ये सब क्या है दोस्तों, तो ये सब आपका केंद्रक हो गया, ये सब हो गया केंद्रक, ठीक है। चलिए, तो स्तंभ जैसा है, कॉलम है, तो ये हो जाएगा सरल स्तंभाकार, ठीक है। ये सरल स्तंभाकार क्यों हो गया, क्योंकि एक लेयर है तो सरल बोलेंगे, और स्तंभ के जैसा खड़ा है तो स्तंभाकार बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अब आप फिर से देखिए दोस्तों कि जैसे ही इसके ऊपर फिर से परत आकर के बैठ जाएगा, परत दर परत एक नया लेयर चढ़ता जाएगा, तब आप उसको फिर से क्या बोलिएगा, स्तरित बोलिएगा। स्तरित मतलब लेयर हो गया दोस्तों, ठीक है ना, अस्तर आकर के जमा हो गया है, तो ये आपका स्तरित स्तंभाकार हो जाएगा। तो आई होप कि ये 6 प्रकार जो है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पहले क्या बोले दोस्तों कि सिर्फ सिंगल लेयर आपको दिखेगा तो आप सरल बोलिएगा, ठीक है। सिंगल लेयर दिखा सरल, सिंगल लेयर सरल, और यहाँ भी सिंगल लेयर सरल। अब आप देखिए, ये चपटा है तो सल्की हो गया, ये घन क्या आकार का है, घनाकार, और स्तंभ क्या आकार का है, स्तंभाकार। तो सरल सल्की, सरल घनाकार और सरल स्तंभाकार। जब इसी पर लेयर आकर के जमा हो जाएगा तो आप इसको स्तरित सल्की, स्तरित घनाकार और स्तरित स्तंभाकार कह दीजिएगा, ठीक है। फिर ये आपका रैंडम आप देख रहे हैं जहां तहां हो गया, तो ये परिवर्ती है, और ये छद्म स्तरित स्तंभाकार हो गया। इसी को हम लोग देखिए छद्म स्तंभित, छद्म इसको हम लोग स्यूडो कहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्यूडो हो गया यहाँ पे छद्म स्तरित स्तंभाकार। तो ये सब दोस्तों आपको बस याद रखना है, ध्यान में रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा उपकला उत्तक समाप्त हो गया, अब हम लोग सेकंड पे आते हैं, संयोजी उत्तक की तरफ बढ़ते हैं। तो संयोजी उत्तक क्या होता है, आप लोग अंग्रेजी देखिए यहाँ पर, तो आप कहिएगा इस तरह यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है, और ये कनेक्टिव शब्द किससे बना हुआ है ये बताइए जरा, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है तो आप कहिएगा कि सर ये कनेक्टिव, कनेक्टिव शब्द जो बना है ये कनेक्ट से बना है, ठीक है, कनेक्ट से। और कनेक्ट करने का क्या मतलब होता है दोस्तों, जोड़ना होता है, ठीक है। क्या होता है, जोड़ना। मतलब कि इसमें वैसे उत्तक आने वाले हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, जो दूसरे उत्तकों से, दूसरे अंगों से जुड़ा होगा। मतलब कि पूरे शरीर में हम देखते हैं, हमारे पूरे शरीर में ये जोड़ने का काम करता है। तो देखिए ये जोड़ने का काम कैसे करेगा, ठीक है, इसको भी हम लोग समझेंगे कि कैसे ये जोड़ेगा, या फिर एक जुड़ाव जो है ये कैसे बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, संयोजी उत्तक क्या हो गया दोस्तों, तो परस्पर बांधने या जोड़ने का ये कार्य करता है। अब देखिए, इसके कार्य को हम लोग समझते हैं, और कार्य के माध्यम से ही हमें समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जोड़ कैसे रहा है। जब हम इसका कार्य देखेंगे तो कैसे जोड़ रहा है ये खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों कि इसका काम क्या है, तो आप कहिएगा कि सहारा और सुरक्षा प्रदान करना इसका काम हो गया। क्या हो गया दोस्तों, सहारा और सुरक्षा प्रदान करना। तो आप बताइए जरा, यहाँ जो उदाहरण लिखा हुआ है इस उदाहरण को देख करके बताइए कि कौन सा उदाहरण आपको लग रहा है कि सहारा और सुरक्षा प्रदान कर रहा होगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे उदाहरण में रक्त है, अस्थि हो गया, फिर उपास्थि है, स्नायु है और कंडरा है। तो इन सब में आपको बताना है। तो आप कहिएगा कि सर अस्थि और उपास्थि जो है ये क्या कर रहा है, सहारा और सुरक्षा प्रदान। मतलब आप समझिए कि अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं रहेगा, ठीक है ना, अगर आपके शरीर से सारे हड्डी को नोच करके हटा दिया जाए तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम पूरा आप इमेजिन करिए ना, जरा कल्पना कीजिए कि अगर हड्डी हमारे शरीर में रहे ही ना, तो क्या हमारे शरीर को सहारा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्या हमारे शरीर को सुरक्षा मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हड्डी जो है सिर्फ ना हमें सहारा देती है बल्कि हमारे आंतरिक अंगों को सुरक्षा भी तो प्रदान करती है। अगर पसली नहीं रहेगा, एक लग गया यहाँ पर, तो आंतरिक अंग जो है वो हो जाना है डैमेज, ठीक है।
आपका ये स्कल नहीं है, लग गया चोट तो फिर जो आंतरिक अंग जो आपका मस्तिष्क है वो हो जाना है डैमेज। तो हम देखें कि हड्डी, यहाँ पे जो हमारा अस्थि है दोस्तों, अस्थि एवं एवं उपास्थि, अस्थि एवं उपास्थि, तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर को सहारा देगा और सुरक्षा देगा। एक कंकाल तंत्र जो हमारे शरीर में बन रहा है वो भी हम किसके अंतर्गत देखते हैं, संयोजी उत्तक के अंतर्गत ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग और ये सारा एग्जाम्पल आप लोगों को लिखते जाना है। ठीक है, जैसे सहारा और सुरक्षा वाले में क्या क्या आ गया, तो अस्थि और उपास्थि आ गया। अब देखिए सेकंड है हमारा जोड़। ठीक है, जोड़, जोड़ने का काम करेगा। तो आप कहिएगा सर ये किसको किससे जोड़ देगा। ठीक है, अब देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में हड्डी हड्डी से जुड़ा होता है। हड्डी किससे जुड़ा होगा, हड्डी से जुड़ा होगा, और साथ ही हड्डी हड्डी से जुड़ा हुआ होगा, और साथ ही हड्डी मांसपेशी से भी जुड़ा हुआ होगा। हड्डी हड्डी जो है वो मांसपेशी से भी जुड़ा होगा। तो अब देखिए दोस्तों, जब हमारे शरीर में हड्डी हड्डी से जुड़ा होता है उसको आप क्या कहिएगा, तो उसको आप कहिएगा लिगामेंट कहिएगा, स्नायु कहिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन न जाने कितना बार बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है कि हड्डी हड्डी का जो जुड़ाव होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो हड्डी हड्डी के जुड़ाव को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, स्नायु कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा स्नायु, इसको आप कहिएगा लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट इसको कहिएगा आप। चलिए बोलिए जल्दी से, हड्डी हड्डी का जुड़ाव क्या हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा, स्नायु हो जाएगा। और सेकंड है आपका दोस्तों कि अगर हड्डी मांसपेशी से जुड़ा हुआ है तब आप इसको क्या कहिएगा। ठीक है, तो अगर हड्डी मांसपेशी से जुड़ गया तब आप इसको कहिएगा कंडरा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंडरा, इसी को हम कहते हैं टेंडन। ठीक है, ये हो जाएगा टेंडन। ठीक है, तो फिर से देखिए दोस्तों, हड्डी हड्डी से जुड़ा होगा तो लिगामेंट कहिएगा, और अगर हड्डी मांसपेशी से जुड़ गया तब आप इसको टेंडन कहिएगा, कंडरा कहिएगा। तो ये जोड़ने का भी क्या कर रहा है दोस्तों, काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इन सभी को किस कैटेगरी में रखेंगे, तो इन सभी को हम संयोजी उत्तक के कैटेगरी में रखेंगे। जहां पे भी जोड़ने वोड़ने का काम आ जाएगा सबको उठा के पटक दीजिएगा, कहां पर, संयोजी उत्तक में पटक दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों परिवहन। अब कहिएगा कि परिवहन जो है वो कैसे जोड़ रहा है भाई, कैसे जो है परिवहन जो है कैसे अलग अलग अंगों को जोड़ रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, एक शहर को दूसरे शहर, जैसे जो रास्ता है, जो रोड है, वो रोड क्या करता है आप ये बताइए। तो रोड आप कहिएगा कि एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने का काम कर रहा है। फिर उस रोड पर गाड़ी चल रही है, वाहन चल रहे हैं, परिवहन हो रहा है वहां पर। तो इस परिवहन के माध्यम से ही तो एक शहर दूसरे शहर से जुड़ पा रहा है। ठीक है, रोड के माध्यम से ही जुड़ रहा है, वाहनों के माध्यम से ही जुड़ पा रहा है एक शहर दूसरे शहर से। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमारे शरीर में जो परिवहन का काम कर रहा है, तो आप कहिएगा सर शरीर में कौन परिवहन का काम कर रहा है, शरीर में परिवहन का काम रक्त कर रहा है दोस्तों। ठीक है, कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है, खून कर रहा है। तो ये जो रक्त है ये आवश्यक जो पोषक पदार्थ है, जो ऑक्सीजन है, इनको पूरे शरीर में लेकर के ये परिवहन करता है। इसीलिए हम कह देंगे कि रक्त भी किसके अंतर्गत आता है, तो रक्त भी संयोजी उत्तक के ही अंतर्गत आता है। और चूंकि रक्त जो है वो तरल रूप में है, इसीलिए हम लोग इसको तरल संयोजी उत्तक भी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन तरल संयोजी उत्तक का क्या है उदाहरण है, तो तरल संयोजी उत्तक में आप क्या कहिएगा दोस्तों, रक्त कहिएगा, और साथ ही साथ लसीका भी कहिएगा, रक्त और लसीका हो जाएगा। ठीक है, रक्त और लसीका, ब्लड एंड लिम्फ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसका क्या काम है, तो नेक्स्ट इसका काम है ऊर्जा भंडारण का। ठीक है, ऊर्जा का भंडारण करता है, वसा का ये क्या करेगा, भंडारण करेगा। और चूंकि ये वसा का भंडारण करता है इसीलिए इसका एक प्रकार जो है वो वसीय संयोजी उत्तक भी बन जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि वसा का भंडारण जो कर रहा है वो वसीय संयोजी उत्तक हो गया। ठीक है, चलिए
तो अब यहाँ पर देखिए संयोजी उत्तक में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा सहारा और सुरक्षा दे रहा है, और सहारा सुरक्षा के अंतर्गत क्या आ गया, अस्थि और उपास्थि आ गया। जोड़ने में तो हड्डी हड्डी जुड़ जाएगा स्नायु से, और हड्डी मांसपेशी जुड़ जाएगा कंडरा से। परिवहन की बात करें तो परिवहन में रक्त और लसिका आ गया, और ऊर्जा भंडारण में आपका वसा का जो भंडारण होता है शरीर में, वसीय संयोजी उत्तक के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि ऊंट का जो कुबर होता है ऊपर निकला हुआ, तो उस कुबर में क्या है, उस कुबर में वसा संयोजित है, वहां पर जमा है, संग्रहित है। तो वो जो कुबर हम लोग उठा हुआ देख रहे हैं दोस्तों, वो आपका वसा का भंडारण कर रहा है, वो वसीय संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है, वसीय संयोजी उत्तक का ही वो उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, ये संयोजी उत्तक के अंतर्गत जो हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं अभी, देखिए ये सब आपको यहाँ पे भी मिलेगा। संयोजी उत्तक देखिए दोस्तों, सहारा देने वाला संयोजी उत्तक, तो अस्थि और उपास्थि हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अस्थि और उपास्थि सहारा देने वाला संयोजी उत्तक होता है। फिर हम लोग तरल संयोजी उत्तक में क्या पढ़ लिए दोस्तों, रक्त और लसिका देख लिए, ब्लड और लिम्फ देख लिए, और यहाँ पर वसा जमा करने वाला वसीय संयोजी उत्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है दोस्तों, अगला है हमारा पेशीय उत्तक। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक। तो ये पेशीय उत्तक क्या होगा दोस्तों, तो ये अंगों में हलचल या फिर संचलन, मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि कौन सा उत्तक हमारे शरीर में हलचल के लिए, ठीक है ना, या फिर किसके लिए, तो संचलन के लिए जिम्मेदार होता है, मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, आप कहिएगा मस्कुलर टिश्यू पेशीय उत्तक आप कहिएगा। अब देखिए ये जो पेशीय उत्तक है, ये सिकुड़ने वाला उत्तक होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें सिकुड़ने की प्रवृत्ति होगी, जिस कारण से मूवमेंट हो पाएगा। अगर सिकुड़ने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो फिर मूवमेंट नहीं हो पाएगा, हलचल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि अंगों में, ठीक है ना, अलग अलग जो अंग हम देख रहे हैं उसमें हलचल हो, मूवमेंट हो, संचलन हो, तो उसके लिए कौन सा उत्तक रिस्पॉन्सिबल होगा, पेशीय उत्तक रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम लोग 3 कैटेगरी रखे हैं। सबसे पहला हो गया हमारा रेखित। ठीक है, रेखित है, दूसरा अरेखित है, और तीसरा हम लोग हृदय पेशी रखते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हृदय पेशी तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, ये जो कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी, तो ये कहाँ उपस्थित होगा, तो आप कहिएगा कि सर ये हृदय में ही होगा। ठीक है, ये हृदय में ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रेखित और अरेखित को समझिए आप। रेखित रेखित के अंतर्गत देखिए यहाँ पर क्या है, ऐच्छिक है। ठीक है, मतलब कि जिससे भी ऐसे अंग जो ऐच्छिक क्रियाओं को कर पा रहे हैं। ठीक है ना, अब कहिएगा कि सर ऐच्छिक क्रिया क्या होता है। ऐच्छिक क्रिया मतलब जो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, जो जिसको आप खुद से कंट्रोल कर रहे हैं, वही ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है ना, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हम चाह रहे हैं तो उसमें वो मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम पे डिपेंड करेगा, हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ऐच्छिक के अंतर्गत आ जाएगा। और ऐच्छिक वाले में क्या है, तो ये रेखित है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो है हमारा, दूसरा हो जाएगा, दूसरा है हमारा अरेखित। अरेखित में क्या है, अरेखित में वैसे आते हैं, अरेखित पेशीय उत्तक के अंतर्गत वैसे उत्तक आएंगे जो अनैच्छिक कामों को करेंगे। ठीक है, अनैच्छिक क्या हो जाएगा, जो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना, मतलब शरीर के अंदर कुछ ऐसे अंग हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बताइए जरा कि शरीर के अंदर अंगों के द्वारा जो काम हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही हैं, क्या वो आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनैच्छिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो भी ऐसे अंग है जिसका कार्य हमारे ऊपर, मतलब हमारे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वैसे अंगों में आपको क्या मिल जाएगा, वैसे अंगों में आपको अरेखित मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी हृदय पेशी कहाँ मिलेगा, तो ये आपको
हृदय में ही मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, एक प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न है, PYQ है, इसको जरा हम लोग करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स किस प्रकार के, किस प्रकार के पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक हैं। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन हो जाएगा रेखित, दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा अरेखित, तीसरा ऑप्शन है हमारा दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन। चलिए दोस्तों, तो बताइए जरा कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स किस प्रकार के पेशीय ऊतक के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास रेखित, अरेखित, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोचिए जरा कि जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो आप सुनते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार का हो सकता है। रेखित, अरेखित, रेखित मतलब ऐच्छिक क्रियाओं से समझिए, अरेखित अनैच्छिक क्रियाओं से समझिए, और हृदय पेशी, हृदय पेशी तो खैर एग्जाम्पल ऑप्शन में ही नहीं है, बस इसमें से आप बताइए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोचिए आप लोग क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो इसका उत्तर हम लोग करते हैं। जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा रेखित का उदाहरण, रेखित का। ठीक है, तो ये आप क्या उत्तर मारिएगा दोस्तों, इसमें रेखित आंसर आप मारिएगा। ठीक है, रेखित मारिएगा, ऐच्छिक के अंतर्गत ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न था, PYQ था आपका। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है हमारा तंत्रिका उत्तक। ठीक है, तंत्रिका उत्तक। तो सबसे पहली बात कि तंत्रिका उत्तक किस कोशिका का बना होगा। तो आप कहिएगा कि सर तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका का बना हुआ होगा, नाम से भी आपको मिलता जुलता लग रहा है। तंत्रिका उत्तक किसका बना होगा, तो तंत्रिका कोशिका का बना हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो हमारा तंत्रिका कोशिका है दोस्तों, कोशिका में हम लोग पढ़े होंगे, जो तंत्रिका कोशिका होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहिएगा, आप कहिएगा कि सर ये जो न्यूरॉन्स है, चूंकि न्यूरॉन्स ही हमारा क्या है, तो आप कहिएगा तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को हम बोल दिए न्यूरॉन्स, और इसी से बना हुआ है तंत्रिका उत्तक। तो हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र का जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है वो कौन है, वो है न्यूरॉन। ठीक है, फिर से बोलिए, क्या बोलिएगा, तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है और ये क्या करता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि कार्य समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करता है ये, अब देखिए दोस्तों, जैसे सिग्नल की हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे अभी के टाइम पे आप देखते होंगे कि पोल वगैरह आपको दिख रहा है, उसमें बहुत सारे तार आपको दिख रहे हैं। ठीक है, उस तार के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जो है जहां से जनरेट हो रहा है, पावर स्टेशन आ रहा है, पावर स्टेशन से कहाँ जा रहा है, पावर हाउस से घरों में जा रहा है। फिर घरों के अंदर भी बहुत सारे यंत्र हैं, सारे जुड़े हुए हैं, तो उन सब में क्या जा रहा है, विद्युत का जो सिग्नल है वो जा रहा है। आप अगर जियो फाइबर का कनेक्शन लिए होंगे तो उस फाइबर के माध्यम से सिग्नल क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, और फिर आपको जो करना है फाइनली आप वो उससे करते हैं। तो हम देखें कि हमारे पूरे बॉडी में भी तो सिग्नल को ले जाने वाला, लाने वाला कोई होना चाहिए। हमारे पूरे बॉडी में भी आप समझिए कि जैसे आपको रोड के ऊपर तारों का वो जो जंजाल दिख रहा है, वैसे ही पूरे शरीर में भी हमारे तारों का एक जंजाल है बना हुआ। ठीक है,
और वो जो जंजाल हम देख रहे हैं वो जंजाल किसका बना हुआ होता है, वो न्यूरॉन्स का बना हुआ होता है। क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में अगर संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने, और संवेदनाओं मतलब आप यहाँ पे आप सिग्नल से समझिए कि जो हम सिग्नल का बात कर रहे थे वही हमारे बॉडी में संवेदना होगा, आवेग होगा, सिग्नल होगा, एक इंपल्स होगा। तो हम देखिए कि पूरे बॉडी से संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक लेकर के आना और मस्तिष्क से अलग अलग अंगों तक फिर उन रिस्पॉन्स को भेजना, ठीक है ना। तो ये सब किसी न किसी के माध्यम से तो होगा ही। किसके माध्यम से होगा, तो ये सब हो जाएगा आपके न्यूरॉन्स के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि यह उत्तक आवेगो इम्पल्सों का क्या करती है, संचरण करती है, और शरीर के बाहरी संवेदनाओं, जो बाहरी संवेदना है उसके प्रति प्रतिक्रिया क्या करेगी, ये व्यक्त करेगी। ठीक है, मच्छर काट रहा है आपको, तो मच्छर काट रहा है उसका एहसास, जहां पे वो काट रहा है आपके पैर के नीचे, तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल गया। फिर क्या करना है, उसको मारना है कि नहीं मारना है, कि उसको खून पीते हम देखना चाहते हैं, ये सब हमारा दिमाग जो है डिसाइड कर रहा है। और अगर मन कर रहा है कि नहीं नहीं उसको मार के समाप्त कर देते हैं, तो हाथ को यह सूचना कौन भेजेगा, हमारा मस्तिष्क भेजेगा। और ये सब जो संचरण हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, न्यूरॉन्स के माध्यम से हो रहा है। तो न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स क्या है, तो तंत्रिका कोशिका है, और तंत्रिका कोशिकाओं का जो पूरा वो जाल होगा, जो पूरा जो समूह होगा, वही क्या बनाएगा, तंत्रिका उत्तक बनाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है, यही दोस्तों क्या है, यही आपका है तंत्रिका कोशिका, यही आपका न्यूरॉन है। अब देखिए दोस्तों, ये जो न्यूरॉन हम देख रहे हैं, ये न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है, और कोशिका में हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है, तो कोशिका में केंद्रक होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ये केंद्रक हो गया, ये अंदर वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये कोशिका काय है, इसी को आप सेल बॉडी कहिएगा, साइटोन कहिएगा, सोमा कहिएगा। ठीक है, सेल बॉडी हो गया आपका, सेल बॉडी, साइटोन, ठीक है, सोमा, ठीक है, सेल बॉडी कहिए, साइटोन और सोमा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं एक जो पिलर जैसा जो बीच का संरचना आप देख रहे हैं, ये आपका तंत्रिकाक्ष हो गया। ठीक है, एक्सॉन हो गया, ये आपका तंत्रिकाक्ष हो गया। और ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर निकला हुआ है मूंछ जैसा जो संरचना, इसको हम लोग द्रुमिका कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये द्रुमिका हो गया। और ये लास्ट का सिरा जो आप देख रहे हैं, ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है। ठीक है, ये साइनेप्स हो जाएगा आपका। अब देखिए दोस्तों, अब कहिएगा कि ये कौन सा नाम आप ले लिए, ये साइनेप्स कौन सा नाम ले लिए भाई, ये क्या बला है। ठीक है, अब देखिए, ये तो एक है ना, एक कोशिका है हमारे पास, और ऐसी ऐसी कई कोशिकाएं क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो जो दूसरा क्या होगा, हमारे पास कोशिका होगा, दूसरे कोशिका का जो ये मूंछ है, ये जो द्रुमिका आप देख रहे हैं, जो मूंछ जैसा जो संरचना देख रहे हैं द्रुमिका, ये जो है दूसरे का यही जुड़ा हुआ होगा यहाँ से। ठीक है, तो आपसे प्रश्न भी पूछ देता है कि दो तंत्रिका कोशिका, दो न्यूरॉन का जो जंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग साइनेप्स कहलाते हैं, जहां पर वो मिलता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो हमारा पहले वाला जो हमारा क्या है दोस्तों, न्यूरॉन है, इसका आप देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये हो गया हमारा साइनेप्स। ठीक है, अंतिम छोर। ठीक है, अब दूसरे का देखिए, ये जो हमारा दूसरा न्यूरॉन है, इसका मूंछ देख लीजिए, ये बताए थे आगे जो मूंछ जैसा संरचना होगा उसको डेंड्राइट्स द्रुमिका कहेंगे। ये जो द्रुमिका है ये जुड़ा हुआ है किसके, इसके अंतिम छोर से, और जहां पे है उसी को हम क्या कह रहे हैं, साइनेप्स कह रहे हैं। ठीक है, तो ये साइनेप्स जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन आखिर होते कितने प्रकार के हैं। तो न्यूरॉन दोस्तों कार्य के आधार पर कि किसका क्या काम है, उसके आधार पर हमने तीन भागों में इसको बांटा। सबसे पहला हो जाएगा संवेदी न्यूरॉन्स, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरा हो जाएगा मोटर न्यूरॉन, और तीसरा हो जाएगा इंटर न्यूरॉन। अब देखिए आप, चूंकि कार्य के आधार पर बांट रहे हैं,
तो संवेदी न्यूरॉन किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप सोए हुए हैं, ठीक है, और आप सोए हुए हैं, आपके ऊपर से जो है एक रस्सी को हम ऐसे धीरे धीरे लहरा देते हैं, ठीक है, पैर पे रख करके, या फिर मान लीजिए कि आपके पैर के ऊपर से सांप ही रेंगने लग गया, तो आपको जो एहसास होता है, ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर नींद खुल गया, ठीक है ना, नींद खुल गया तो तुरंत आपका ब्रेन जो आपके ब्रेन में सबसे पहले यही दौड़ेगा कि भाई सांप रेंग रहा है, ठीक है, तो वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो जैसे ही पहुंच चुका है, वो पहुंचाने का काम किया कौन? अलग अलग अंगों में जो संवेदनाएं उत्पन्न हुई, ठीक है, उन संवेदनाओं को मस्तिष्क तक कोई तो कोई लेकर के आया होगा। तो कौन लेकर के आया होगा? जो लेकर के आएगा उसी को आप कहिएगा संवेदी न्यूरॉन कहिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा है हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है कि भाई कुछ तो रेंग रहा है, सांप वाप लगता है, चढ़ गया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारा ब्रेन जो है वो डिसाइड करेगा, और डिसाइड करके फिर प्रतिक्रिया भी हमें भेजना है कि आखिर करना क्या है, ठीक है ना। चुपचाप लेटे रहो कि छटपटा करके उठ के भागो, ठीक है ना, मतलब क्या करना है, ये प्रतिक्रिया अब हमारे अंगों को देने का काम यहाँ पर होगा। तो वो देने का काम, पहुंचाने का काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन्स करता है। मतलब मस्तिष्क से अंगों तक संकेतों को ये क्या करता है? भेजता है, ठीक है। तो ये संवेदी क्या किया? संवेदी जो है अंगों से मस्तिष्क तक ले करके आया, और ये मोटर क्या किया? मस्तिष्क से फिर अंगों को एक रिस्पॉन्स, एक रिप्लाई जो है वहां पर भेजा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है ये इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स क्या करेगा दोस्तों? ये सिंपली आप देखिएगा, जो संवेदी और जो मोटर न्यूरॉन्स हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन जो है ये बनाएगा, मतलब इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो जो संबंध स्थापित करेगा उसको आप इंटर न्यूरॉन्स कहिएगा। बाकी ये संवेदी मतलब संवेदनाओं को त्वचा और अंगों से मस्तिष्क तक सूचना लाने का काम कर रहा है, और मोटर मस्तिष्क से अंगों तक सूचनाओं को, संकेतों को भेजने का काम कर रहा है। और ये इन दोनों के बीच जो है एक लिंक का काम करता है, एक संबंध स्थापित करने का काम करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यही था हमारे जंतु उत्तक का सारा क्लास। जंतु उत्तक आप लोगों का पूरा समाप्त हो गया। जंतु तक हम लोगों का समाप्त हो चुका है पूरा, और आशा करते हैं, चलिए दोस्तों, तो जितना भी हुआ है आप लोग अच्छे से एक बार इसको देखिएगा, सभी का नोट्स बनाइएगा, और सभी से संबंधित पीवाईक्यू जो अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, हम लोग बहुत जल्द इसका पीवाईक्यू भी करने वाले हैं, ठीक है। और अगर पादप उत्तक का क्लास आप नहीं देखे हैं, जाकर के देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा। और क्लास